धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुद्दे क्या होते हैं ये आज आप मीडिया से नहीं समझ सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारी इसी की है कि देश में मुद्दे क्या हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। लेकिन आज माध्यम बनने के बजाय उसने भोंपूगिरी का काम कर लिया है, भजन मंडली का काम कर लिया है। सारे दिन गीत गाते रहता है। सरकार के लोगों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। एक खबर, बहुत बड़ी खबर है, जिस पे मुझे लगता है कि तमाम मीडिया को प्राइम टाइम शो करने चाहिए थे और सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर जो सैन्य कमांडरों का प्रोग्राम था उसे एक राजनीतिक प्रोग्राम क्यों बना दिया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका हो चाहे सेना हो, वो राजनीति से दूर रही है आज तक। लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। बहुत सारे पूर्व सेना के रिटायर्ड ऑफिसरों ने इस पूरे मामले पर अपनी आवाज़ उठाई है, कई आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन जिन्हें मैं भोंपू मीडिया कहता हूं उनको इस खबर से कोई वास्ता नहीं है। तो पहला सवाल ये कि खबर क्या है। दूसरा सवाल ये, किस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है सेना के कमांडरों के प्रोग्राम का जो उन्होंने आयोजित किया। किस आधार पर कहा जा सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन मिस्टर के यानी कि कृष्ण कांति जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मसला लेके मेरे सामने आए हैं। मैं पहला सवाल जो आपसे उठाना चाहता हूं कि गुजरात के केवड़िया में जो सैन्य कमांडरों का प्रोग्राम हुआ उसे राजनीतिक प्रोग्राम कैसे कहा जा सकता है? क्या इसलिए कि वो होटल में हुआ, सिर्फ इसलिए? जी नहीं, इस पे आप ध्यान दें। पहले ये 2 साल में तकरीबन एक बार होता है ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के विंग्स के कमांडर्स का, और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। यह स्वतंत्रता के बाद से यह परंपरा तकरीबन चली आ रही है, जो दिल्ली में होता था। 2014 में जब श्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं कि हम यहीं पे करें, बाकी जगहों पर भी ले जाएं, फॉरवर्ड एरिया में लेके जाएं, समुद्र के किनारे लेके जाएं जहां नेवी है, एयरफोर्स बेसिस में लेके जाएं, ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी भागीदारी हो जी। लेकिन उसका चरण आगे आते हुए वहां तक पहुंच गया कि इन तीनों से बाहर एक सिविल क्षेत्र में चला गया। अब उसका कारण क्या ये है कि वहां पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है या वो गुजरात में है, और वहां का मुख्य, एक तो ये मुख्य कारण है, दूसरा और भी आगे आएंगे, पार्टिसिपेशन को उन्होंने एक जवानों तक भी ला दिया। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जवान भी ये अब बताएंगे कि हमारे देश के हित के लिए क्या है और विदेशी सैनिकों के तुलना में हम कितने ताकतवर है, किस तरह से युद्ध करना चाहिए, क्या हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी हो। लेकिन हम लोग यह समझे, हमारे साथी जो सुन रहे हैं समझे, यह एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैटर है। यह केवल उत्पादन का ही नहीं है, बल्कि इसमें जान मारने और जान खोने का है। हमारे भारत की धरती जमीन को खोने और पाने की बात है, हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है और बहुत बड़ा यह महत्वपूर्ण अंग है, और जिसमें सारे देश की सारी ताकत झोंक दी जाती है किसी भी एक युद्ध में, चाहे वो हफ्ते भर के लिए क्यों ना हो। और इसको साधारण ढंग से इस स्तर तक ला देना, उसका मजाक बना के रख देना, उसको एक राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार का हिस्सा बना देना। मान लेते हैं आज श्री मोदी ना रहे, कल कोई और पार्टी है तो वही करेगी। यानी मिलिट्री का जो कि एक इंडिपेंडेंट, अपने आप में उसका इंडिपेंडेंस इसलिए चाहिए, न्यायपालिका चाहिए कि देश में न्याय व्यवस्था जारी रहे, प्रजातंत्र रहे। यह इसलिए चाहिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता बनाए रखने में, और देश के अंदर भी बहुत सारे आपात परिस्थितियां आती है जहां मिलिट्री यूज किया जाता है, हमारे दोस्तों को पता ही है। उसके लिए मिलिट्री सक्षम रहे। एक पॉलिटिकलाइज्ड आर्मी कभी भी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं हो सकता है। यह दुनिया के आज तक इतिहास में है और भारत उससे बाहर नहीं है। 3 सवाल आपकी अभी तक की बातचीत से मैं निकाल पाया हूं जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं धाकड़ खबर के। पहला, आपने कहा कि वर्तमान समय में तीनों आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें बताइएगा कि क्या पहले तीनों आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर शामिल नहीं होते थे? दूसरा, आपने कहा कि केवड़िया को क्यों चुना गया, क्या केवड़िया में कोई सैन्य ठिकाना नहीं है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का, यह भी बताइएगा। और तीसरा, आपने कहा कि जिस तरीके से कमांडरों की मीटिंग में अब बात की जा रही है कि जो सिपाही है वो भी अपनी राय दे सकता है, तो ये अगर राय दे रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? तीनों चीजों पे विस्तार से अगर आप बताएं तो।
के आसपास मान लीजिए कोई दी मिलिट्री है, गांधीनगर में जाए, वहां पे आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, तो लेकिन वहां नहीं किया गया, नहीं तो प्राइवेट में किया गया, पब्लिक में मतलब किया गया, ये आर्म फोर्सेस से मतलब नहीं था। यहाँ ये इसका नाम ही है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यानी सारे कमांडर आते हैं। अभी सीडीएस नया पद हुआ है, वो आते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी है वो आते हैं, और वाइस चीफ के भी लेवल लोग आते हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के हैं। अंडमान निकोबार के भी जो हैं, जो कंबाइंड का है वो भी आते हैं। यानी इस मात्रा में लोग आते हैं। इसका मकसद क्या है? हल्के से दो लाइन में इसका मकसद ये है कि इंटर आर्म्ड राइवलरी होती है। राइवलरी खराब नहीं है, राइवलरी अच्छी भी है। जैसे एयरफोर्स अपना जो भी चाहता है, वो चाहता है कि मिसाइल भी हमारे हाथ में रहे। आर्मी चाहता है सारा हेलीकॉप्टर हमारे पास आए। नेवी भी इस तरह की होती है। तो ताकि ये कमांडर को एक मौका मिले, साल 2 साल में आपस से मिले, बैठे, बातें करें, और जो पर्सनल कॉन्टैक्ट से जो इश्यूज जो सॉल्व हो जाते हैं, वह कितना भी चिट्ठी लिखिए नहीं होता है। नंबर 2, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो प्रेजेंटेशन होते हैं। इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के पहले अपने अपने तीनों विंग का, चारों विंग जो भी है, उनका अपना अपना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है। उसके भी लोअर लेवल में, जिसमें मैं शामिल हुआ हूं, जैसे मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स का है, उसके 5, 6, 7 कमांड है। हर कमांड का अपना अलग अलग स्टेशन कमांडर लेवल, गोरखपुर का कमांडर है, दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन कमांडर, उनका आपस में मीटिंग होता है, वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और इन सबका निचोड़ होता हुआ आपके इस लेवल पे आता है। और जहां से कि इंटरैक्शन सिविल से होता है, वो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के स्तर पे, जहां प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हमारे देश के सामने क्या चुनौती, हम क्या चाहते हैं। जी, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि भाई पाकिस्तान का ये हिस्सा है कश्मीर के साथ, मैं एक ऐसे ले रहा हूं, इसका कोई आधार नहीं है, कि कश्मीर का वो हिस्सा वो हमें चाहिए होता है। अब डिफेंस में आपस में बातें करेंगे और उनको फीडबैक देंगे कि भाई हमारे पास इतनी ताकत बनती, दुश्मनों के पास वो होती है। थ्रेट एनालिसिस करेंगे, उस पे उसको बताएंगे प्राइम मिनिस्टर या इक्विवेलेंट जो भी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका जो ग्रुप है उसको बताएंगे, और ये बताइए कि आप जब लड़ाई होगी 7 या 8 दिन के बाद से हमारा जो सामान खत्म होगा, आप किस तरह से पूरा करेंगे। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां तक एडवांस है, आपके लोहे की चदरें बनाने वाले कितने जो हमारे टैंक को भरपूर दे सकते हैं, उस तरह की लेथ मशीन, एक उदाहरण दे रहा हूं, लेथ मशीन बहुत छोटा चीज है, उस तरह की चीजें आपके पास हैं जो हम दे सकते हैं। तो ये पहला चीज हुआ। और इसी से हमारा तीसरा जो आपका सवाल है, दूसरा मैं नहीं चुका हूं, तीसरा जो सवाल है कि इसमें जो बाकी सब शामिल हो रहे हैं और जवान आ रहे हैं, आप जेसीओ और एनसीओ की बात है जिसमें शामिल होने की बात है, बिल्कुल सोल्जर लेवल पर नहीं है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जिनके 10, 15 या 20 साल सर्विस हो चुके हैं, उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में एनसीओ कहते हैं, इन लोगों को उन्होंने बुलाया। अरे जनाब, आपके ग्रुप कैप्टन, ब्रिगेडियर लेवल तक, कर्नल लेवल तक की औकात नहीं कि उसमें बातें करें। आप क्या बात कर रहे हैं? अब मजाक मत बनाइए, अंदरूनी बात अलग है, वहां पे नहीं, वहां पे शो केस बना, एक तमाशा बना है उसका, और उनको बना के लिखा होगा। प्राइम मिनिस्टर को ही बना के जो भाषण देते हैं, वह पहले बेसिकली आर्म फोर्सेस से जाता था, डिफेंस सेक्रेटरी से होता है, उनको जाता था कि आपको ये बोलना है, प्राइम मिनिस्टर देखते थे और कहते थे ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पीएमओ से जाता है, और उनसे पूछते कि ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है मेरी हिसाब से, और वो बातें करते हैं। और अब जो है, अब थ्रेट एनालिसिस प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे पहली बार 2014 में इन्होंने कहा था, श्री नरेंद्र मोदी ने, कि हमारे देश के सामने दो समस्या, 2 बातें उन्होंने कही थी। एक कि अब उस तरह का खुलेआम लड़ाई नहीं होगा। जी, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान में एक ओपन लड़ाई नहीं हो सकती है? यानी आर्म फोर्सेस बोले कि अब शांति से चुपचाप बैठो, जाकर दंड बैठक करो, बाकी ट्रेनिंग की बात नहीं। दूसरे कहते हैं आर्मी क्लियर है, लेकिन जो थ्रेट है वह इनविजिबल है, यानी उनका इशारा जो था टेररिस्ट की तरफ था। ठीक है, यह थ्रेट परसेप्शन कौन देगा? आप देंगे, या डिफेंस सर्विसेज देगा, या अंदर की जो सिक्योरिटी सर्विसेज वो देंगे। कुल मिला के अंतिम लाइन ये है कि अब पॉलिटिक्स से मिलिट्री को बोला जा रहा है कि तुम क्या सोचो समझो, कैसी तैयारी करो, एंड दिस आई एम कॉलिंग पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सब दिखा रहा है कि आर्मी का और सेना का किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन आपने अगर खबरें पढ़ी हो तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि जूनियर कमीशन के ऑफिसर को भी इसमें शामिल किया, और पहली बार आप ये कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और वो कह रहे हैं कि उत्तरी सीमा पे हमारी जो भी टेंशन है उसको लेकर जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है उस पे देश को गर्व है। तो वो तो जूनियर कमीशन को शामिल करने पे खुशी जता रहे हैं, आप कह रहे हैं एतराज है इससे? देखिए, जूनियर कमीशन सोल्जर्स के साथ हमारे बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं।
बड़ा खाना होता है, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ जाते हैं, नाश्ते पे होते हैं, बात करते हैं, मुराल बुस्ट करते हैं। यह नई बात नहीं है, हमेशा होता रहा है और होना भी चाहिए। आप देखेंगे इराक तक में भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं लड़ाई के बाद से, वहां उनके साथ जाके बैठते हैं, नाश्ता भोजन जो भी करना करते हैं, एक बात बोलते हैं, मीडिया साथ है, जनता के पास जाती है, वह एक अलग चीज है। यह कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जवानों के मोराल को हाई नहीं करना है, जैसा मैंने शुरू में कहा, यह पूरे देश की क्या विजन है उसकी बात करना। उस विजन को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या औकात है, क्या क्या क्षमता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, और उसके आधार पर ही हम दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यह आर्म फोर्सेस बताएगा हमारे सिविल काउंटर पार्ट्स को, और सिविल काउंटर पार्ट उसको कहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ही चीज और कहा था कि जो सिविल और मिलिट्री का सिलोज है, यानी आपस में एक दूसरे को बंद कर करके उसे खुला करते हैं। जनाब, एक भी छोटा सा इंफॉर्मेशन जाता है तो उसके खिलाफ में देशद्रोह का आरोप लगता है, और आप कहते हैं हम सिविलियन उससे मिलकर करें, सिक्रेसी से कोई चीज ही नहीं रहेगा। यह अलग मसला है, यहाँ जवानों को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है। जवानों को शामिल करते हैं तो उनका जो बैटमैन बनाने की व्यवस्था, जो प्रधानमंत्री कहा था कि पुरानी व्यवस्था खत्म करें, बैटमैन व्यवस्था को खत्म कर दो। यह श्री नरेंद्र मोदी का आर्म फोर्सेस की तरफ जवानों के लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कदम होगा। बता रहे हैं वही सब कुछ ठीक है, और जो पहले से चला रहा था वो तमाम चीजें गड़बड़ है। लेकिन आपने एक चीज का जिक्र किया, सीक्रेसी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए, हमेशा होते हैं, आपने जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकल के बाहर आई, क्या जो दूसरे देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, हालांकि दुश्मन किसी को मानना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, चाइना है, अगर अंदर की हमारी सारी बातें उनको पता चल जाएंगी, ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। यह एक्चुअली हो रहा है, हमारा मजाक बन रहा है। नुकसान क्या, हमारा मजाक बन रहा है। आर्म्ड फोर्सेस की इस तरह की, आप देखेंगे हिटलर ने जो किया, या उसके जो तानाशाह आते हैं वो इस तरह का तमाशा करते हैं, यह स्पेक्टेकल्स बनाते हैं तमाशा करके। और तमाशा का मकसद क्या है? तमाशा का एकमात्र एक ही मकसद है कि जनता की जो जरूरतें हैं उसको आप पूरे करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सारी मुद्दाओं को बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेंगे? मिलिट्री आपके पास है, किसी भी आर्मी के लिए वहां की जनता में वो समझती है कि हमारा वह बहुत बढ़िया चीज है। अमेरिकी जनता भी कुछ को छोड़ दे तो अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस की बहुत इज्जत करती है। हमारे भारत में तो है ही है, यह हमारे पड़ोसी में भी है, चीन में भी वैसा नहीं है, लेकिन वैसा हो रहा है पीएलए के प्रति। और इस हालत में हम इसका मजाक बना रहे हैं। इसको भी यदि खर्चते हैं, अभी सब बातें खत्म हो रही है ना। गोडसे के ऊपर आप वोट मांग नहीं सकते, आप बहुत सारी चीजें हैं उस पर मांग नहीं सकते हैं, है ना। गाय वगैरह जो राम मंदिर था वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप मिलिट्री आपका अंतिम बच्चा है, वो उसका भी मजाक बना दे। जहां तक मिलिट्री मद की बात थी, बजट की बात थी, वो आपने कम कर दिया, वो आपने चौपट कर दिया। वन रैंक वन पेंशन आप दे नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस तरह से जवानों को उसमें शामिल करके आप उनका मुराल बढ़ा रहे हैं। दोस्त, यह मुराल बढ़ाने का फोरम नहीं है, या उनके बीच में आप जाइए। यदि करना ही था तो आप इस गुजरात के बजाय आप लेह लद्दाख में जाके करते, जहां की युद्ध जैसा नजारा हुआ था, और वहां से आप जोश बढ़ाते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि अगर आपको करना ही था तो गुजरात की कबड्डी ऐसे करने के बजाय आप लेह लद्दाख में जाके प्रोग्राम करते। लेकिन आपने एक बात को छूने की कोशिश की, हिटलर का जिक्र करते हुए, और तानाशाही की बात की। क्या सेना का भगवाकरण किया जा रहा है क्या? जैसे जर्मनी में किया गया सब कुछ, वहां के लिए कुछ और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के लिए भगवाकरण शब्द इस्तेमाल करना कुछ गलत होगा क्या? देखिए, भगवाकरण का डायरेक्टली तो दिख ही रहा है। जैसे टूर ऑफ ड्यूटी जो 3 साल के लिए बनाया गया, हमारे दर्शकों को यदि याद होगा तो हम दोनों ने इस पर चर्चाएं की थी। और जो टॉप लेवल पर मिलिट्री का है, उनको तो मतलब वो खुलेआम वो कह रहे हैं जो श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो गलत बात भी कहते हैं तो उसको समर्थन करते हैं। जैसे बादल के ऊपर हमारा रेडार नहीं जा सकता, जबकि रेडार का खोज ही हुआ है कि ऐसे समय में रात हो या बादल के ऊपर हवाई जहाज को, दुश्मन हवाई जहाज को या अपने भी हवाई जहाज को पकड़े, उनको गाइडेंस दे। तो दूसरी बात, एक छोटा सा डाइवर्शन, की जो तानाशाह होते हैं वह आम जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर चीज में पारंगत है, जो वास्तव में वो होते नहीं है। वो बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है स्पीचिफाइंग, यानी भाषण देने में वो पारंगत है। कम से कम इस चीज को समझो। हिटलर ने जो किया, वहां के जिस ढंग से किया, उसने अपने मिलिट्री को कम से कम उसने उस तरह की मारक क्षमता दी, उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया,
और जी। अपने लोगों को, जो जर्मन के जो लोग थे जिनको वह मानता था कि आर्यन हैं, उनको जो दिया, वहां भारत में वो भी देने में तुम सक्षम नहीं हो। यहाँ भी हिंदू के अपर कास्ट को कहे, कौन सा बड़ा अच्छा उनको नौकरी दे दी यार। कुछ जी। लोगों को छोड़कर आपने शायद पेट्रोल पंप दे दिया हो, या आईएएस आईपीएस जो डायरेक्ट जॉब लगा रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा कहाँ अधिकांश लोग को मिल रहे हैं। और इनको जो मैंने ऊपर का उदाहरण दिया, और नीचे में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आगे हो सकता है कि आप जवानों को भी शामिल कर रहे हैं। तो उनको शिक्षा देना, उनको राजनीतिक शिक्षा देना, उनको ये कहना कि राष्ट्रवाद कैसे दे, हो सकता है आप अपना प्रचारक वहां भेजना शुरू करें। भगवाकरण तो हो रहा है मेरी नजर से। भगवाकरण तो हो रहा है, लेकिन इस पर जो सेना के, आर्मी के तमाम लोग रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके आर्टिकल भी अखबारों में आ रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में सीट पे बैठे हुए हैं, उनके मुंह में जबान क्यों नहीं रही है? ये तो जग जाहिर है, वो अपना भविष्य देख रहे हैं, डर भी है। और जो एक मिलिट्री जो प्रोफेशन जिसको आप होल्ड करना चाहिए था, जिस चीज को उन्हें जरूरत है उनकी मांग करनी चाहिए था, ओपनली बोलना चाहिए था, कम से कम अंदर में बोलना चाहिए था, उसके बजाय जो राजनीतिक उनके जो आका हैं उनसे वो आदेश ले रहे हैं, ना कि इधर से वापस जा रहा है कि हमारी ये समस्याएं हैं। वहां बोलने में वो असमर्थ है। और वहां पे जैसे श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑप्टिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है, उनकी अपनी भाषा, अपनी समझ हो, या जो लिख के दिया उन्होंने कहा, यानी जो हमारे पास जो शक्ति है, ताकत है, जवानों से लेकर अफसर तक, उनका सबसे बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। इस पे मैं 2 लाइन ये कहना चाहता हूं कि यह इस्तेमाल जो है यह आज से नहीं है, यह 1980-85 से ही चला रहा है। दुनिया के हर उसमें जब भी मिलिट्री का जो बजट ज्यादा लगने लगता है, वहां के जो पूंजीपति वर्ग है, उनके जो चाकर हैं, वो शोर मचाते हैं, भाई कम करो, और कहते हैं कि इसके बजाय तुम टेक्नोलॉजी से करो, अब टैंक से करो, मिसाइल से करो, यहां इतने जवानों की क्या जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जब तक टैंक और मिसाइल लाते हैं, हमारा दुश्मन भी ले आता है। यानी मैन पावर की जरूरत उस हर जगह पे जहां वो छेद है, जहां खाली है, और जहां हम कैप्चर करेंगे, जितने भी बम्बार्टमेंट कर ले, वह जरूरत होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक बकवास चीज है, शुद्ध चीज है, जो कहा हालांकि होना चाहिए, इस अर्थ में मैंने बताया, अदरवाइज को होना ही चाहिए। नया दौर फिल्म देख सकते हैं, इसके लिए दिलीप कुमार की है कि भाई टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन बगैर मैन पावर के टेक्नोलॉजी भी असल में किसी काम की नहीं होती है। लेकिन मैं अभी एक आखिर सवाल की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है और कुछ लोग हैं वो सिर्फ हमेशा गलत ही गलत देखना चाहते हैं, उन्होंने अपनी आंखों पर ऐसा कुछ चश्मा लगा लिया है? काफी लिखते इस विषय पे उन्होंने लिखा है। दूसरे हमारे कैप्टन, शायद कैप्टन होकर उन्होंने छोड़ दिया था, और वह एक डिफेंस मैगजीन वो करके चलाते हैं, अच्छा खासा उनको यूट्यूब पे है, प्रवीण साहनी जी। तो ये लोग कहते हैं, जो बाय एनी चांस मुझे ऐसा लगता है कि ये ढूंढते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम डिफेंस, वो डिफेंस पे ही लिखते, बाकी इधर उधर नहीं लिखते, उन्होंने कुछ किया हो। मैं भी ढूंढना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि कुछ बढ़िया है, हमें 1 रैंक 1 पेंशन दे दे, तो मैं भी उनका कम से कम इस लाइन में तो भक्त हो जाऊंगा, वोट देने के लिए नहीं, बट इस लाइन पे हो जाऊंगा। और यह कहना कि हम लोग जो रैशनल थिंकर्स हैं, एक्स फौजी भी हैं, कि हम लोग हर चीज का विरोध करते हैं, गलत बात है। हम लोग उस चीज को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो गलती होता है, और इतनी भयानक गलती होती है, जैसे मिलिट्री का राजनीतिकरण शब्द आपने कहा है, भगवाकरण कहा, यह इतनी भयानक गलती, इतनी ब्लंडर है जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं दोस्त, 5-6 साल में नहीं हो सकता है। और यदि अगले 4-5 साल में मिलिट्री का हालत देखे अंदर से, तो ये खोखला करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक मोरल की बात है, टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स की बात है, जहां ट्रेनिंग की बात है, जहां उनकी मतलब एक लड़ने की क्षमता की बात है, सबको आप बर्बाद कर रहे हैं। सबको आप बर्बाद करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ऐसी जानकारी आपको कहीं से मिल नहीं पाई होगी। लेकिन आखिर में जो लाइन आपने कही, उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ज़माना था, कहा जाता था कि आलोचना ही प्रशंसा की पहली सीढ़ी है। जो आपका सबसे बड़ा आलोचक है वो असल में आपका सबसे बड़ा प्रशंसक है। लेकिन ये सरकार तो उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, अर्बन नक्सली, न जाने क्या क्या साबित करने में लगी हुई है, जबकि असल वो लोग हैं जो इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपनी चीज़ों में सुधार कर सके। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।